सब डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। एंड इस न्यू ईयर की खुशखबरी में मैं आप लोगों के लिए थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीट कोर्स लेके आने वाला हूं। कंप्लीट मतलब बिल्कुल कंप्लीट, ताकि आप गेट हो या फिर ईएसी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे पीएससी का कोई भी एग्जाम हो, थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन ही छूटने वाला है। सब चीज़, चाहे कोई इंटरव्यू देने जाए, जानते हो कि हर कोई थर्मोडायनेमिक्स से छोटा चैप्टर समझता है और इंटरव्यू में बोलता है कि मैं थर्मोडायनेमिक्स ही में पढ़ के आया हूँ, और उससे वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, और काफ़ी क्वेश्चन जानते हो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है, काफ़ी कुछ पूछा जा सकता है। तो हर चीज़ का जवाब इस कोर्स में मिलने वाला है आपको, हर चीज़ का एक पॉइंट नहीं छूटेगा। अगर फिर भी आपको कोई सवाल बच जाता है कि लगता है कि ये पूछा गया है, पूछा जा सकता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ कर आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका भी जवाब आपको मिलेगा। साथ ही साथ मैं ढेर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो गेट ईएसी में आ चुका है उसको कराऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में, इस वीडियो के कोर्स में मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। पूरा दुनिया के देखने का नजरिया ही मैं बदल देने वाला हूँ आप लोगों का। तो बस हमारे साथ चिपके रहिए और पूरा कोर्स लीजिए, पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स लीजिए। पेशेंस रखिए, पेशेंस बैठ के देखिए सारे वीडियो को, क्योंकि भाई ऑनलाइन पढ़ने की आदत लोगों को नहीं होती है, तुरंत बोर हो जाते हैं। पर ये बोर मैं होने नहीं दूंगा आप लोगों को, ये मेरा वादा है आप लोगों से कि इसमें बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। हर स्टेप में आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, कुछ ना कुछ आप एक्स्ट्रा भी जानेंगे जो आपके लिए इंटरव्यू के लिए होगा कि इंटरव्यू में क्या पूछ सकता है, आप क्या जवाब सकते हो, क्या इंटरेस्टिंग बोल सकते हो और कैसे उनको इंप्रेस कर सकते हो, सब कुछ मैं इसके में बताने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह कर लेता हूं कि भैया आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा चैनल है एएसके आजाद शांति क्लासेज, एएसके आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। इसको यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार वीडियो ऐड होगा इसमें, तो आप तक उसको भेजना ना पड़े, सेंड नहीं कर पड़े, शेयर ना करना पड़े। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि एक एक वीडियो, थोड़ा वीडियो ही बन के, अब है एक ही बार में 10 घंटे का वीडियो तो बनेगा नहीं, एक घंटे का, आधा घंटे का वीडियो बनेगा। आपको डेली इसके कोर्स को लेना है, ठीक है, डेली वीडियो देखना है, टाइम से वीडियो आएगा डेली, ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए। स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो मेरा इंट्रोडक्शन है ये। आप जानते हैं कि मैंने एमटेक कर रखा है, स्पेशली थर्मल इंजीनियरिंग में ही, और थर्मल इंजीनियरिंग में मैंने काफ़ी इंटरव्यू दिए हैं, हर जगह इम्प्रेस किया है। आप लोग भी थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी क्वेश्चन, मेरी गारंटी है कि कैसा भी, किस तरह से भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए, आप अपने शब्दों से, अपने जवाब से सामने वाले इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हो। बाकी गेट, ईएसी और जो फलाना ढकाना जो भी एग्जाम है उसमें तो आप लोग क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। मैंने सारा उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जो आ सकता है ईएसी के एग्जाम्स में आता है, सारे चीज़ को आपको मिल जाएगा मेरे वीडियो में। तो चलिए इंट्रोडक्शन में तो कुछ रखा नहीं है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कंटेंट, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या मैं आपको बताऊंगा थर्मोडायनेमिक्स में। तो उसमें हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स, इसके बेसिक को जानेंगे, ये पेज नंबर भी साथ साथ लिखा हुआ है। उसके बाद प्रेशर को जानेंगे, ठीक है। प्रेशर के बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, सिस्टम की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस क्या क्या होता है, क्वासीस्टेटिक प्रोसेस क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या है, प्योर सब्सटेंसेस क्या है, ठीक है, गिब्स, फेज रूल, ये सब बेसिक में पढ़ेंगे हम लोग। जियोथ लॉ पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर पढ़ेंगे, जिससे भी ईएससी में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर चलेंगे हम लोग एनर्जी एंड एनर्जी इंट्रैक्शन, ठीक है, जहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होता है उसमें पढ़ेंगे। फिक्स्ड मास एनालिसिस, रियलाइजेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस, की वह प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, कैसे हम, कब हम समझेंगे रियल लाइफ में कोई प्रोसेस हो रहा है तो कब हम समझेंगे, कब हमको मानना पड़ेगा कि आइसोबोरिक है, आइसोकोरिक है या फिर एडियाबेटिक है, ठीक है। आइडियल गैस, आइडियल गैस अजम्पशन हम कब मान सकते हैं, कब नहीं मान सकते, हर चीज़। देखिए गेट ईएससी खासकर हर चीज़ लिख के नहीं देता है, ठीक है, तो उसमें मानना पड़ता है हम लोगों को कि कब हम किस चीज़ को माने, बहुत सारे डेटा को छिपा लेता है। पीवी डायग्राम देखेंगे हम लोग, फिर हीट को देखेंगे, हीट निकालना, और फिर फर्स्ट लॉ की ओर बढ़ेंगे। फिर एंथैल्पी, जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है, एंथैल्पी का डिफिनेशन में कंफ्यूजन होता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, 12 से पढ़ते आ रहे हैं, फिर अभी तक कंफ्यूजन है। एंथैल्पी क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझाऊंगा कि एंथैल्पी में आपको एक तरह का भाई एंथैल्पी में क्या कंफ्यूजन होता है लोगों को। एंथैल्पी में कंफ्यूजन होता है कि भाई हीट और एंथैल्पी में डिफरेंस क्या है,
हीट में और इंथैल्पी में डिफरेंस क्या, कई लोग गलत गलत चीज़ें पढ़ लेते हैं, हीट का वो पार्ट जो इंटरनल एनर्जी से होता है, पता नहीं क्या क्या वो पढ़ लेते हैं और कुछ भी जवाब देते रहते हैं। पर नहीं, यहाँ पे ऐसा डेफिनेशन इस तरह से जानेंगे कि रियलिटी आप जानें और डिफरेंस कि आप जो डिफिनेशन जानते हो उसमें क्या गड़बड़ है, उस सब चीज़ों को देखेंगे। फिर कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस देखेंगे हम लोग। फिर हम लोग देखेंगे स्टडी अनस्टडी और स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन भी देखेंगे, अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन भी देखेंगे। ठीक है, और पूरा देखेंगे। ठीक है, कि दिक्कत होता है बच्चों को कि कैसे हम लगाएंगे इक्वेशन, पूरा लगा के क्वेश्चन सोल्व करा के हर चीज़ दिखाऊंगा ताकि कहीं पे भी कोई दिक्कत न रहे। और आप अगर कमेंट में कुछ पूछते भी है तो उसका भी जवाब आपको दिया जाएगा। आपके पास ये भी फैसिलिटी है कि आप जो चैनल का ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पे आप अपने क्वेश्चंस को मेल भी कर सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को भी वीडियो के दौरान ही डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, लाइव क्लासेस भी चलेगी इसकी। लाइव क्लासेस में आप क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं, पर वही है कि क्वेश्चन का अगर आप स्क्रीनशॉट भेजना चाहते हैं, क्वेश्चन का फोटो भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप मुझे मेल कर सकते हैं। उसके बाद एनर्जी क्वालिटी एनालिसिस, जहाँ पे दिक्कत होता है बच्चों की एंट्रोपी में। एंट्रोपी क्या है, कब आता है, कब हो जाता है, क्या रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स ही एंट्रोपी है, इन सब सारी चीज़ों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे एनर्जी क्वालिटी एनालिसिस में। ठीक है, कि एनर्जी का क्वालिटी का भी फर्क पड़ता है। ठीक है, किससे सभी एनर्जी, भाई एनर्जी कंजर्व है, तुम जान रहे हो। देखो एक चीज़ समझो इस बात को कि कहते हैं लोग एनर्जी कंजर्व है, तो लोग मैंने तुमको 10 जूल एनर्जी दे दिया जिंदगी भाई इसी से काम चला लो, फिर तुम्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? सवाल है ना कि अगर एनर्जी कंजर्व्ड है तो फिर आपको जरूरत ही क्या है? आपको मैंने 100 जूल एनर्जी दे दिया, उसी को इस्तेमाल करते रहो जिंदगी भर, क्योंकि वो तो कंजर्व होता है, कभी तो बर्बाद होगा नहीं, खत्म होगा नहीं। तो एनर्जी तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, ना ही एनर्जी क्रिएट किया जा सकता है, ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन एनर्जी डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड हो जाता है यानी कि हमारे इस्तेमाल का नहीं रह जाता है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो क्वालिटी एनालिसिस में हम इन सब चीज़ों को समझेंगे। कार्नोट को भी देखेंगे। कार्नोट साइकिल बचपन में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने। टेम्परेचर स्केल, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल को देखेंगे। क्लॉसियस इनइक्वालिटी भी देखेंगे। एंट्रोपी देखेंगे। एंट्रोपी में हम लोग एंट्रोपी एनालिसिस, फिक्स्ड मास एंट्रोपी एनालिसिस, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, टीएस डायग्राम्स, एक एक चीज, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो छूटेगा आपका। TDS इक्विलिब्रियम इक्वेशंस वगैरह सब देखेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर कर्व कैसे बनेगा TS डायग्राम पर, वो भी देखेंगे। एंट्रोपी ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, कंप्रेसिबल फ्लूइड है तो उसका एंट्रोपी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इफिशिएंसी वगैरह, एंट्रोपी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, ये सारे चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले इस कोर्स में देखने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस से मिक्सचर करेंगे तो CB/CP कैसे निकालेंगे, सब सारी चीज़ें जो आता है एग्जाम में, आप जानते हो कि एग्जाम दिए होंगे। तो कंट्रोल वॉल्यूम एंट्रोपी एनालिसिस, रिवर्सिबल प्रोसेस वर्क, और ये सब कि रिवर्सिबल वर्क कैसे हम निकालेंगे इन स्टडी फ्लो प्रोसेस। ठीक है, यानी कि -VdP जो इक्वेशन है उसको कैसे लगाना है, वो सब क्या होता है, कब रिजल्ट देता है, कब लगता है, कब नहीं लगता है। काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि PdV तो हम लोग जानते हैं वर्क निकालना, ये VdP वर्क कब निकलता है, कैसे निकलता है, कहाँ से इक्वेशन आ गया, इस सारी चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं। फिर और पूरा मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। उसके बाद पढ़ने वाले अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी, जिसमें कंफ्यूजन बच्चों को होता है, वो सारी चीज़ें को हम लोग समझने वाले हैं इस पूरे में। ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी समझने वाले हैं, प्योर सब्सटेंसेस को देखने वाले हैं, मोलर डायग्राम, रियल गैस, ये सारा चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा आपको ये है थर्मोडायनामिक रिलेशंस, क्लॉसियस कैप्रियन जो इक्वेशन होता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और ये मैंने काटा भी है, काटा किस लिए भाई इसको, क्योंकि ये गेट के इक्वेशन गेट के सिलेबस में नहीं है, ESE के सिलेबस में है, कुछ चीज़ें सिलेबस से हटा भी है, लेकिन हम पूरा थर्मोडायनामिक्स देख लेते हैं। क्योंकि देखो जाओगे वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह में तो लोग पूछ लेते हैं, तो उसके अनुसार आप सेलेक्ट कर लेना। मैं तो पूरा कंप्लीट जितना है सब कुछ पढ़ा दूंगा, आप लोग थोड़ा सा उसमें छाट छूट लेना। ठीक है, कि हो सकता है किसी एग्जाम में देने जा रहे हो, अलग अलग एग्जाम में क्या होता है कि सिलेबस को थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करते हैं या थोड़ा बढ़ाते घटाते। तो अब चूँकि मुझे सारे एग्जाम को कंप्लीट करना है तो मैं सारा चीज़ पढ़ाऊँगा आप लोगों को, सब चीज़ बताने वाला हूँ।
इसके अलावा हम लोग आईसी इंजन का तो मैं कंप्लीट कोर्स बना ही चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ, बड़ा मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कॉमेडी के साथ बताया गया है। एकदम आपको याद करवा दिया जाएगा हर चीज़ का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो कभी दिमाग से निकले ही ना, इस प्रकार से पढ़ाया गया है। तो आईसी इंजन का आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिएगा। ये सब सिलेबस है जो वहाँ पे कवर है, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, ठीक है। चैनल के आइकॉन जो है उसमें नाम जो है उसको क्लिक कीजिए, वहाँ पर जाइए। ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा है यहाँ पे। इसके अलावा आपको आरएससी का भी कोर्स बना हुआ है, ऑलरेडी अपलोडेड है, पूरा एक एक चीज़। जानते हैं कि गेट में एग्जाम में आरएससी और आईसी इंजन से बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप जाओगे ईएसी में तो हो सकता है आधा ज़्यादा क्वेश्चन आपको आरएससी से ही पूछ ले। कई बार एग्जाम मैंने देखा है और उसमें देखा है कि भाई आरएससी से खूब सारा क्वेश्चन पूछ लिया उसने। इसके अलावा एचएमटी को मैंने नहीं पढ़ाया है, तो उसको मैं इसी के साथ थर्मोडायनामिक्स के बाद स्टार्ट करने वाला हूँ, काफ़ी डिमांड आया है। इसके बाद एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स, इसको भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने थर्मो इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि थर्मो से आपको चीज़ें समझने में आएगी, ठीक है। थर्मो के बाद ये सब चीज़ें स्टार्ट होती है, तो पहले थर्मो अच्छे से समझ जाइए। इसके बाद आईसी इंजन आप पढ़ सकते हैं, आरएससी पढ़ सकते हैं, एचएमटी को भी काफ़ी इस्तेमाल आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे भी हम चलेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स आप लोग कर रहे हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स की तरफ भी चलेंगे। तो पहले हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये मेरा सबसे प्यारा, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये मुझे हेल्प करता है यूनिवर्स को समझने में, गॉड को समझने में, कैसी दुनिया चल रही है, सारी चीज़ों को समझने में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो इस थर्मोडायनेमिक्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और इतना मैंने पढ़ा इसके बारे में, और इतना हर जितने भी इंटरव्यू वगैरह के सवाल आए हैं सबका जो सटीक जवाब मैंने निकाला है, ढूंढा है, ताकि आप सामने वाले को निवेदन निरुत्तर कर दो, इस प्रकार का ढूंढा है। तो हम लोग इसको समझने वाले हैं। बस आप मेरे पे विश्वास करके मेरे साथ जुड़े रहिए। मजा ना आए, मजा एकदम ना आ जाए तो कहना, पूरा महाकाल को भुला जाओगे, एकदम इसी में खो जाओगे तुम। पूरी दुनिया, पूरा महाकाल से लेके जयकाल से लेके जितने भी काल हैं सबको आप समझ जाओगे इसमें। इसको बनाने में इसलिए लेट हुआ क्योंकि मैं सोच रहा था कि इसको लाइव क्लास में लूं और लाइव में बच्चों को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अपना कॉमेडी, अपना एक्सप्रेशन के साथ चीज़ों को समझाऊं, लेकिन वो मौका नहीं मिला। मैं फिर कभी इसको लाइव भी आके आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल तो हम लोग नोट्स से ही काम चलाते हैं, क्योंकि डिमांड आ रहा है, काफ़ी डिमांड आ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरनेट फैसिलिटी वगैरह, वाईफाई वगैरह व्यवस्था करूँ, पर कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, लाइव क्लासेस चल नहीं रहा है अच्छे से। तो हम लोग इस पहले लोग नोट्स से ही सहारे कर लेते हैं पहले, ठीक है। फिर कभी ज़रूरत पड़ेगा तो एक बार फिर से मैं इस पर कोर्स पढ़ाऊँगा थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि मेरा ये एकदम दिल के जो पास होता है ना, वो सब्जेक्ट है ये, दिल के पास वाला। तो चलिए समय के नहीं गवाते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है, सबसे पहला थर्मोडायनेमिक्स है क्या? डिफिनेशन। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस का ब्रांच है विच डील विथ एनर्जी इंट्रैक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। तो ये वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं, जिसमें पढ़ते हैं एनर्जी इंट्रैक्शन का और उसके इफेक्ट का, किसके भी, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम सराउंडिंग क्या है, सब चीज़ समझने वाले हैं हम लोग। जो सिस्टम, जो हमारा घर, जो हम जिस चीज़ पे हम लोग स्टडी करना चाहते हैं वो हमारा सिस्टम है, और उसके बाहर की चीज़ें क्या है, हमारी सराउंडिंग है। और इन दोनों के भी जो एनर्जी का इंट्रैक्शन होता है उसी को हम लोग स्टडी करने वाले कि इंट्रैक्शन कैसे होता है और उसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है एक दूसरे पे, सिस्टम पे और सराउंडिंग पे। ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक्स। एकदम बच्चा की तरह हम लोग पढ़ेंगे, एकदम कि एकदम जो होता है ना 11, 12, 9, 10 का बच्चा, उसकी तरह पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आप सवाल आता है इसमें जो जो टर्म्स आए हर चीज़ को पढ़ेंगे। से एनर्जी आया तो सबसे पहले एनर्जी तो जाने, फिर तो बात करेंगे एनर्जी इंट्रैक्शन की, ठीक है। सिस्टम तो जाने, तब तो बात करेंगे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कैसी एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा, क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, एनर्जी की तरफ। एनर्जी क्या है, तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है। देखो एनर्जी क्या है, एनर्जी का कोई डेफिनेशन नहीं है दोस्त, एनर्जी का कोई डेफिनेशन नहीं। एनर्जी बिल्कुल भगवान है, भगवान। अरे भगवान को देखो, नहीं देखो ना, हाँ बस एनर्जी को आपने नहीं देखा है, ठीक है। क्या भगवान का कोई डेफिनेशन है, क्या कोई डेफिनेशन है? नहीं ना, एनर्जी का भी कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है एनर्जी का। जबरदस्ती बना लो, कहते हो तुम भगवान हर जगह है, एनर्जी हर जगह है। तुम कहते हो एक दुनिया में जो भी काम होता है सब कुछ करने वाला भगवान है, भैया यही है एबिलिटी टू कॉज ऑफ चेंज या एबिलिटी टू डूइंग वर्क। क्या है वो, एनर्जी। तो ये दुनिया में करने वाला एकमात्र है, और वो कौन है, एनर्जी, जो दिखता कहीं नहीं है पर करता सब चीज़
यही है जो कभी मिट नहीं सकता है, जो रहेगा ही, शाश्वत है, शाश्वत रहेगा, बस एक रूप से दूसरे रूप बदलता रहेगा, रहा था, रहा है और रहेगा। ठीक है, यही है क्या? एनर्जी। न मरा है न पैदा होगा, जो था जैसा था बस है और रहेगा, वही क्या है? एनर्जी। तो ये तो एनर्जी की फिलॉसफी हो गई। पर एनर्जी का अगर कोई पूछ दे डेफिनेशन, तो बचपन में पढ़ा था हम लोगों ने, इट कैन बी डिफाइंड एज एबिलिटी टू कॉज चेंजेज। कैन मैंने लिखा है, इस प्रकार से भी हम डिफाइन इसको कर सकते हैं। अब क्या करें, मजबूरी है। ठीक है, क्योंकि भगवान को परिभाषित नहीं किया जा सकता। यही हमारे साइंस के भगवान हैं, इन्हीं से सब कुछ होने वाला है। और साइंस का क्या, भगवान ही एनर्जी है, एनर्जी ही भगवान है। अरे जाओगे वेद वगैरह पढ़ोगे ना, हर जगह जो वेद नहीं, देव शब्द का उसने इस्तेमाल किया। देव और कुछ नहीं, हर एनर्जी को उसने देव कहा है। जिसने कहा पवन देव, अरे कहा है पवन देव, यही है विंड एनर्जी। मैंने पूरा इस पे अपना रिसर्च पेपर लिखा है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही हवा हवाई कुछ भी बोल रहा हूँ। ठीक है, विंड एनर्जी, सूर्यदेव, सन, सोलर एनर्जी, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे, सभी को उसने देव कहा है। तो एनर्जी और देव में कोई देवता जो आप लोग पढ़े हो, जानते हो, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। खैर, हम उतना ज़्यादा फिलोसफिकल नहीं होते हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि सब्जेक्ट में पहले इंटरेस्ट बने आपका। ठीक है, अगले वीडियो से तो हम लोग पूरा चाहेंगे ही कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फोकस रहें, पर थोड़ा सा शुरुआत में इंटरेस्ट बना लें सब्जेक्ट पे। ठीक है, मज़ा आने लगे कि भाई क्या है, कैसा है, तब जाके हम लोग को पढ़ने में मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, उठोगे ही नहीं। एक बार अगर आपको मज़ा लग गया तो एक बार देखना शुरू करोगे तो पूरा वीडियो देख के ही आप लोग उठोगे। नेक्स्ट अगला है एनर्जी। तो आप लोग समझ गया कि ये क्या है भाई, तो एबिलिटी टू कॉज चेंज। कोई भी चेंज अगर करना चाहते हो, चेंज करोगे आप यूनिवर्स में, तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अपने आप चेंज नहीं होगा, या भी अपने आप ही चेंज हो रहा है तो भैया वहाँ पे भी एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, एबिलिटी टू चेंज, अगर आप कोई भी चेंज करना चाहते हो तो आपकी जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, वही क्या है, उसी को हम डिफाइन करते हैं एनर्जी के टर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिस्टम। ठीक है, मैंने कहा था कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो एनर्जी का इंट्रैक्शन होता है, उसी को हम लोग पढ़ने वाले। तो सबसे पहले तो जाने कि सिस्टम है क्या। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज अ फिक्स्ड मास। ये एक फिक्स्ड मास हो सकता है, और अ रीजन हो सकता है कि हम एनालिसिस एक मास पे कर रहे हैं। ये मास जहां जाएगा, हमारा स्टडी का टॉपिक है, जहां भी जाएगा वो सब स्टडी में कर आएगा, कंक्लूड होगा। जैसे बहता हुआ गंगा का पानी, उस पर हम रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो हमारा क्या है, सिस्टम है। चाहे वो पानी कहीं भी चले जाए, वो हमारे सिस्टम का पार्ट ही रहेगा। ठीक है, या फिर हो सकता है क्या, रीजन इन स्पेस, यानी कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, या फिर हम किसी रीजन पे स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग दिल्ली पर स्टडी करेंगे, दिल्ली का क्या हाल है। ठीक है, तो दिल्ली जो एक स्पेस है जिसमें का मास बदल रहा है, हो सकता है कोई आदमी आ जाए और कोई आदमी दिल्ली में आ सकता है, कोई आदमी दिल्ली से बाहर भी जा सकता है। जैसे कोरोना आ गया, अरे आ गया ना बाहर से, लेकिन हमारा स्टडी का टॉपिक क्या है, दिल्ली। तो ये हो सकता है कि हम दिल्ली को अपना स्टडी का टॉपिक रहेंगे। अगर ऐसा होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। क्लियर, यही आपका सिस्टम। तो सिस्टम क्या हो सकता है, एक फिक्स्ड मास हो सकता है, या फिर एक फिक्स्ड रीजन हो सकता है, स्पेस का एक रीजन हो सकता है, उसी को हम क्या कहेंगे, जिस पे आप स्टडी कर रहे हो वही आपका सिस्टम कहलाएगा। वेयर आवर स्टडी इज फोकस्ड, जिस पे हमारा स्टडी फोकस्ड होता है। हाँ, मैंने उसको थोड़ा सा कैटराइज भी कर दिया ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए तो आप अलबला ना जाओ। ठीक है, फिक्स्ड मास हो या फिक्स्ड रीजन हो, वो हमारे सिस्टम का पार्ट हो सकता है, जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम स्टडी के लिए ले रहे हैं, जिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिस पे हमारा पूरा फोकस्ड है कि इसमें क्या क्या हो रहा है, चेंज क्या हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब है बाउंड्री। बाउंड्री भाई, सिस्टम तुम लिए हो तो सिस्टम को एक बाउंड्री बनाओगे ना, कि इतना से इतना दूर तक हमारा सिस्टम का पार्ट है। भाई इमेजिनरी बाउंड्री हो सकता है, फ्लेक्सिबल बाउंड्री, जैसे पानी, मैंने कहा गंगा का बहता हुआ पानी, हम उसी पे एनालिसिस करना चाहते हैं, गंगा नदी इतना पवित्र कैसे है भाई, उसी पर स्टडी करेंगे। तो स्टडी करोगे तो भैया गंगा मान लेते फ्लेक्सिबल बाउंड्री है तुम्हारा गंगा, लेकिन बाउंड्री तो है कि गंगा वाला ही नदी पानी लोगे ना। ठीक है, तो एक फोकस तो है तुम्हारा, है कि नहीं फोकस, तो उसी को हम कहते हैं बाउंड्री। जो एक बाउंड्री तुम लगाते हो कि भाई इसके अंदर वाला चीज हमारा सिस्टम है, तो भैया एक बाउंड्री होता है। तो क्या है भाई बाउंड्री, तो इट इज अ रियल और इमेजिनरी सरफेस विच सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करने वाला एक बाउंड्री, इमेजिनरी सरफेस। ठीक है, इमेजिनरी सरफेस जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से मैं चल रहा हूँ, जो बचपन में आपने 11th में तो पढ़ा वहां से शुरू कर रहा हूं, और जहां तक आप पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स वहां तक ले जाऊंगा मैं आप लोगों को।
ठीक है, तो मैं फिर से मेंशन कर दे रहा हूं, क्या बाउंड्री जो है वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। बताया मैंने, बाउंड्री आपका रियल हो सकता है कि आप अपने आसपास एक इमेजिनरी बाउंड्री क्रिएट कर लो कि भैया इतना एरिया जो है वो हमारे रिसर्च का टॉपिक है, रिसर्च का एरिया है। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, तो ये तो टेक्निकल डिस्टर्बेंस होता रहता है। खैर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है, बाउंड्री पढ़ रहे थे। बाउंड्री मैंने बताया कि रियल इमेजिनरी दोनों हो सकता है। हो सकता है कि भैया आप लोगों ने अपना, मान लेते हैं ये आपका मास है, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो और आपने अपनी चारों तरफ एक इमेजिनरी बाउंड्री क्रिएट कर रखी है, ठीक है, कि इतना दूर हम अपने से 1 फीट दूर, क्या अपने 1 फीट के आसपास का जितना भी रीजन है, ठीक है, चारों तरफ 1-1 फीट, वो सारे पे हम स्टडी करना चाहते हैं। तो ये इमेजिनरी बाउंड्री है ना आपके आसपास। कोई दीवार है क्या, कोई बाउंड्री लगा रखा है क्या आपने कि यहाँ पे हो सकता है कि आप स्टडी करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो अपने लैब में, तो वहाँ पे एक बाउंड्री भी लगा सकते हो आप। तो ये दोनों चीज़ हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सराउंडिंग पर, कि सराउंडिंग क्या होता है, फिर एग्जाम्पल्स वगैरह भी देखेंगे। सराउंडिंग भाई, सिस्टम के अलावा जो भी बच गया वो क्या होगा, सराउंडिंग होगा। सिस्टम के अलावा जो भी बच गया वो क्या है, सराउंडिंग। तो क्या, एवरीथिंग एक्सेप्ट द सिस्टम बिकम्स सराउंडिंग। सिस्टम के अलावा दुनिया में जो कुछ भी है वो सब के सब आपके लिए क्या है, सराउंडिंग है, ठीक है। तो द पार्ट ऑफ सराउंडिंग विच इज डायरेक्टली इफेक्टेड बाय द सिस्टम इज कॉल्ड इमीडिएट सराउंडिंग, ठीक है। तो सराउंडिंग में तो बहुत दुनिया में, मैंने कहा कि दुनिया में जितना कुछ भी है आपके सिस्टम के अलावा, जिस पे आप स्टडी कर रहे हो, उसके अलावा जो कुछ भी है सब के सब क्या है, सराउंडिंग है, ठीक है। अब सराउंडिंग में हो सकता है कि भैया आपका ये सिस्टम है और बाहर का ये सब पूरा एरिया क्या है, सराउंडिंग है, ठीक है, ये सब क्या है, सराउंडिंग है। पर इस सराउंडिंग में भी कुछ ऐसा एरिया होगा जो डायरेक्टली आपके सिस्टम से अफेक्टेड होगा, ठीक है, जिसपे आपका सिस्टम पूरा तुरंत का तुरंत प्रभाव डाल रहा है। जैसे ये वाला रीजन, इतना रीजन को मैं मान रहा हूँ कि इफेक्ट कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं इमीडिएट सराउंडिंग, ठीक है। क्या कहते हैं, इमीडिएट सराउंडिंग, जो एकदम इमीडिएट असर पड़ेगा, जिससे कुछ भी इस सिस्टम में चेंज हुआ तो उस सराउंडिंग पे जिस पे असर डायरेक्ट पड़ रहा है उसको हम इमीडिएट सराउंडिंग कहते हैं। और इसके आसपास बाकी तो सराउंडिंग है ही सब, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल से इस चीज़ों को दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे ये है आपका 2 एग्जाम्पल, मैंने 2 प्रकार का सिस्टम के बारे में आपसे बात किया था। क्या क्या 2 प्रकार का सिस्टम था भाई, एक था आपका फिक्स्ड मास और एक था फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। तो हमने क्या किया है भाई, मैं एक स्टडी करना चाहता हूँ जो ये है, ये एक है सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है और ये अरेंजमेंट और अंदर गैस भरा हुआ है, ठीक है। अब ये पिस्टन हो सकता है मूवेबल है, आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे होगा, लेकिन हमारा जो एनालिसिस का है वो ये वाला है। एनालिसिस के लिए अंदर जो गैस है उस पर हम एनालिसिस करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए फिक्स्ड मास हो गया। वॉल्यूम बदल सकता है, पर हम जितना गैस अंदर है उस पर स्टडी करेंगे तो करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो बाउंड्री है हो सकता है कि वो फिक्स हो, या हो सकता है कि हमारा बाउंड्री को हम, भाई एक फिक्स्ड बाउंड्री तो फिक्स्ड आपको दिख रहा है, बाउंड्री क्या दिख रहा है, बाउंड्री हम किसको ले रहे हैं कि भाई एक कोई दीवार ये है, एक दीवार ये है, एक दीवार ये है और एक दीवार ये पिस्टन है। तो बाउंड्री तो फिक्स्ड है और अंदर जो मास है वो भी फिक्स्ड है। तो यहाँ पे फिक्स्ड मास और फिक्स्ड बाउंड्री आप देख सकते हो। इमेजिनरी, जैसे कि यहाँ पे बात आया था इमेजिनरी बाउंड्री, तो वो भी मैं दिखाता हूँ। जैसे हम, ये कोई सिस्टम है जिसमें जो है वो मास आ सकता है, यानी कि कोई फ्लूइड का फ्लो है, गैस या फिर लिक्विड कुछ भी हो सकता है, तो इसका फ्लो हो रहा है अंदर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से स्पष्ट रूप से दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो एरिया है मेरे रिसर्च का टॉपिक है, इस पे मैं छानबीन करना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है इस एरिया के दौरान, ठीक है, इस एरिया में। तो यहाँ से बाहर से कुछ एंट्री कर सकता है, यहाँ से कुछ निकल सकता है, आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को, ठीक है। तो ये हमारे लिए कंट्रोल वॉल्यूम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंट्रोल वॉल्यूम। ये आपका एक क्या है, इमेजिनरी बाउंड्री। देखो यहाँ पे इमेजिनरी बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ पे कोई बाउंड्री है कि देखो इधर इस साइड जो है बाउंड्री है वो क्या है, रियल बाउंड्री है कि नहीं, रियल बाउंड्री, क्योंकि ये दीवार है आपका और इसके साथ टच है, तो ये आपका रियल बाउंड्री। पर यहाँ पे कोई बाउंड्री है क्या, यहाँ पे आपने इमेजिन कर रखा है कि यहाँ इसके नीचे वाला और इसके ऊपर वाले पे हम स्टडी करेंगे, तो ये इमेजिनरी आपके लिए हो गया। तो इमेजिनरी बाउंड्री, उम्मीद करते हैं इमेजिनरी और रियल बाउंड्री आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है, कि आप एक बाउंड्री को इमेजिनरी ले सकते हो, रियल ले सकते हो, ठीक है। और इससे आप सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर सकते हो कि हाँ ये मेरा स्टडी का टॉपिक है, ये स्टडी का एरिया है, इसलिए मेरा सिस्टम है, और इसके बाहर का जो भी चीज़ है वो मेरे लिए सराउंडिंग है,
चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सिस्टम, जो ये पूछा जाता है टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है। ढेर सारा डिफिनेशन लिखा रहता है, डिफिनेशन तो कोई पूछेगा नहीं आपसे, पूछ भी देगा तो लिख दोगे आप, ठीक है। मैं याद करने का तरीका बताता हूँ कि क्या क्या आपको याद करना है, ठीक है। समराइज एक जगह ज़्यादा से कहानी लिखने से पढ़ना होता है उसको हम लोगों को, ठीक है, तो तकलीफ ज़्यादा होता है पढ़ने में। तो यहाँ पर देखिए सिस्टम, जानते हो कि सिस्टम जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। कौन कौन? क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये हम लोग जो कैटेगरी बांटा है हम लोग सिस्टम का, एक किस बेसिस पे बांटा है? तो ये बांटा है हम लोगों ने एनर्जी ट्रांसफर और मास ट्रांसफर के बेसिस पे। हम ये देखते हैं किस में मास ट्रांसफर हो सकता है, किस में नहीं हो सकता है, किस में एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है और किस में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए क्लोज जो सिस्टम है, नाम ये क्लोज कि भैया यहाँ क्लोज है तो यहाँ कोई आदमी आना जाना नहीं कर सकता है, यानी कि मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता है क्योंकि रूम क्या है? क्लोज है। पर भगवान को आने से कोई रोक सकता है? अरे भगवान को आने से कोई रोक सकता है, यानी कि एनर्जी तो ट्रांसफर होगा ही होगा। अरे मेरे डायलॉग आपको याद रहेंगे, बता देता हूँ मेरे डायलॉग। भगवान को आने से कोई रोक सकता है? तो देखो एनर्जी ट्रांसफर तो होगा, चाहे क्लोज सिस्टम हो या ओपन सिस्टम हो, एनर्जी का ट्रांसफर तो होगा ही होगा। हाँ, मास अगर क्लोज है, दरवाजा बंद है तो मास नहीं आएगा, दरवाजा खोल दोगे तो मास आएगा। और जो आइसोलेटेड सिस्टम है तो भैया यहाँ पे भाई यूनिवर्स आइसोलेटेड सिस्टम है और रियलिटी में आइसोलेटेड सिस्टम ना एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। पर फिर भी आइसोलेटेड मतलब होता है जैसे यूनिवर्स है, यूनिवर्स, तो यूनिवर्स में तो भगवान जी क्या है? एनर्जी कांस्टेंट है। यूनिवर्स के बाहर से कौन आ जाएगा? पूरी दुनिया में क्या है? यूनिवर्स ही है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है ना ही मास का ट्रांसफर हो सकता है। एक आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास का ट्रांसफर होता है ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है, याद रहेगा। तो ये भी आपको याद रखना है भाई। तुम हैरत करोगे कि ईएसी में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बचपन में बच्चे पढ़ते हैं, याद रखते हैं, पर मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि जानते हो कि ईएसी में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बाकी बच्चों को तो पूछता ही रहता है, नीट के एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछता रहता है। और अब तो भैया हद हो गया कि पीएससी वगैरह के एग्जाम्स में, जेईई, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में, इन सब चीज़ों में भी पूछता रहता है। तो यूपीएससी का भी कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी आसान क्वेश्चन पूछ सकता है, मुश्किल क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम तो जो भी सिलेबस में हर चीज़ पढ़ेंगे, जो भी पूछ सकता है वो, ठीक है। तो क्लोज मतलब ये नहीं कि एनर्जी नहीं जाएगा, एनर्जी तो हर जगह जाएगा, मास नहीं जा सकता क्लोज में। ओपन में एनर्जी भी जा सकता है, मास भी जा सकता है। और आइसोलेटेड तो नाम ही से क्लियर कि आइसोलेटेड है, यानी कि कहीं से भी इसमें कुछ भी आना जाना नहीं कर सकता है, कोई आसपास कुछ है ही नहीं, ठीक है। बाहर कोई है नहीं। आइसोलेट का मतलब होता है दुनिया में कोई भी इसके आसपास नहीं है। अब एग्जाम्पल भी कहा जाता है कि एग्जाम्पल किस चीज़ का एग्जाम्पल है भाई? तो देखो क्लोज सिस्टम है तो ध्यान रखना है कि मास जिसमें नहीं आ जा सकता है वो क्लोज सिस्टम है। जैसे पिस्टन सिलेंडर विदाउट वॉल्व्स, ठीक है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, जैसे कि मैं अभी भी एग्जाम्पल दे रहा था, ये वाला एग्जाम्पल, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इसमें क्या होता है, जितना मास ट्रैप्ड है वो मास रहेगा भाई, एनर्जी इंट्रैक्शन कर सकता है। अगर बाहर यहाँ पे तुम खड़े रहोगे, अगर यहाँ पे तुम खड़े रहोगे, पिस्टन एक भाई अंदर प्रेशर अगर बढ़ा तो एक पिस्टन आगे बढ़ेगा तो मुंह का अंसर तोड़ देगा, तो देगा ना। तुमको चोट लगा कि नहीं लगा, तुम पे काम किया कि नहीं किया, एनर्जी मिला कि नहीं मिला। तो एनर्जी का इंट्रैक्शन कर रहा है ये, पर ये किसी प्रकार का मास का इंट्रैक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये सब तुमको समझाएंगे, बस मेरे ही क्लास में मिलेगा और पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा। ऐसा मत समझिए कि यूट्यूब है तो मैं यहाँ पे कुछ पढ़ा के आधा उधर छोड़ दूंगा, नहीं। मैं कोई भी चार्ज नहीं आपसे ले रहा हूँ। हाँ, कुछ एक कोर्स आएंगे जो भविष्य में आएंगे, जो मैं पहले ही बोल दूंगा कि ये सब जो है वो मेंबर्स ओनली के लिए है, यानी कि जो मेरे चैनल का मेंबरशिप लीजिएगा, कुछ वीडियोज स्पेशली उनके लिए होते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल कोर्स चलेंगे, लेकिन जो कोर्स मैं सबके लिए लाया हूँ पब्लिक, वो बीच में नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। वो एकदम फ्री रहेगा और सबके लिए रहेगा। जो थर्मोडायनामिक्स है वो फ्री रहेगा और सबके लिए रहेगा, ठीक है। तो आपने समझ में आ गया होगा कि आपका क्लोज सिस्टम कौन है भाई? तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, पर उसमें कोई वाल्व्स नहीं होना चाहिए। वाल्व्स होगा तो निकल ना जाएगा मास, तो कोई वाल्व्स नहीं होना चाहिए, कोई छेद नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का गेट नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? क्लोज सिस्टम कहलाएगा। ओपन सिस्टम क्या होता है भाई? तो ओपन सिस्टम क्या है? तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होना चाहिए, लेकिन वो विथ वाल्व्स होना चाहिए, उसमें छेद होना चाहिए, ठीक है, ताकि गैस, गर्म गैस बाहर निकल सके और ठंडा गैस हवा आ सके, ठीक है। जो जल गया वो, जैसे कि आप लोग का आईसी इंजन होता है, जैसे फटफटिया गाड़ी चलाते हो तो उसमें निकलता रहता है जल के, तो वो क्या हो? ओपन सिस्टम होता है, उसमें वाल्व्स होते हैं सिलेंडर प्रेशर अरेंजमेंट में। ऐसे ही पंप है, पंप में क्या होता है? पानी नीचे से लेता रहता है, ऊपर से पानी फेंकता रहता है, तो मास आना जाना चल रहा है ना सिस्टम में। कंप्रेसर है, वो पानी को लेता है, कंप्रेस में पानी या गैस जो भी है उसको, पानी तो कंप्रेस बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग गैस में कंप्रेसर लगाते हैं। तो जैसे कि आपका इसमें लगा रहता है रेफ्रिजरेटर में,
जो आवाज़ करते रहता है पीछे, और क्या लगा रहता है, वो कंप्रेसर ही लगा रहता है। ये सब पूछते हैं लोग, पंप के बारे में पूछते हैं इंटरव्यू में, क्या होगा कि भाई पंप तो जरूर देखे होगे आप लोग, क्योंकि मोटर आपके घर में लगा ही होगा, ठीक है। तो पंप के बारे में पूछा जाता है। कंप्रेसर क्या होता है भाई, वो गैस को कंप्रेस करता है, ठीक है। और ये भी क्या करता है, गैस को कंप्रेस करता है, फिर गैस को आगे बढ़ता है, फिर नया गैस लेता है, फिर कंप्रेस करता है, फिर आगे भेजता है। इस प्रकार के कंप्रेस वो करता रहता है, ठीक है। तो कंप्रेसर भी एक प्रकार का क्या है, ओपन सिस्टम है, क्योंकि यहाँ मास आना जाना चल रहा है। आइसोलेटेड सिस्टम में तो हम लोग जानते हैं यूनिवर्स ही एक ऐसा है जो आइसोलेटेड सिस्टम, हम इसको मानते हैं, क्योंकि यूनिवर्स के बाहर हम कुछ भी नहीं मानते हैं, सब कुछ यूनिवर्स के अंदर ही आता है। तो यूनिवर्स के बाहर चूंकि कुछ भी नहीं है, तो यूनिवर्स क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, ऐसा हम एज्यूम करते हैं, क्योंकि हम लोग यूनिवर्स के बाहर देखने नहीं गए हैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो चलिए ये 30 मिनट का वीडियो हो गया, तो यहीं पे हम लोग रखते हैं, इसको बंद करते हैं। जो आगे की टॉपिक्स है जैसे प्रेशर, ये सब चीज़ को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। ये तो बस इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसमें इंट्रोडक्शन देने में ही काफ़ी टाइम निकल गया हमारा, पर उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और शेयर मतलब पूरा प्लेलिस्ट शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई पूरा प्लेलिस्ट देखे, ठीक है। एक आध वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, ऐसे तो अपने अपने में हर एक वीडियो में इंडिपेंडेंट होगा, हर वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो, पर कुछ सीखने से काम नहीं चलेगा ना। आप सीक्वेंस से सीखिएगा, पीछे जानिएगा तब तो आगे जानिएगा। थर्मोडायनामिक्स में पूरा सीक्वेंस चलेगा, यानी कि पूरा प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से देखिए। आप प्लेलिस्ट आपको नहीं मिल रहा है तो भैया आप क्या कीजिए, आप चैनल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए, नाम पे क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आप ढूंढिए उसको, ठीक है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स का कोर्स, ठीक है। या फिर सर्च भी कर सकते हैं थर्मोडायनामिक्स लिख के, थर्मोडायनामिक्स प्लेलिस्ट बाय एस के आज़ाद, मेरा नाम लिखिएगा आपको मिल जाएगा, AS के आज़ाद आप लिखिएगा तो आपको मेरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, थर्मो बाय एस के आज़ाद, तो आपको थर्मोडायनामिक्स का कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेशर, देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, देखेंगे इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है, माइक्रोस्कोपी क्या होता है स्टडी, और माइक्रोस्कोपी या माइक्रोस्कोपी स्टडी में क्या अंतर होता है, पॉइंट जो है पॉइंट फंक्शन क्या होता है, प्रॉपर्टीज और पाथ फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से आग्रह कर ले रहा हूँ कि चूँकि ये मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा इस पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।